तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले थे टाइप ऑफ रेडियस। टाइप ऑफ रेडियस। सबसे पहला बात यह है कि टाइप ऑफ रेडियस पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों हो गया हमें। टाइप ऑफ रेडियस पढ़ने का हमें एग्जाम कम होगा, एग्जाम बोला ना, मैनेजमेंट। टाइप ऑफ रेडियस पढ़ने का हमें रिक्वायरमेंट क्यों हो गया। अब देखो पीरियोडिक टेबल में क्या है, कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ इनर्ट गैस है, कुछ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अभी हालांकि हम नहीं जानते हैं कि कौन आयनिक बॉन्ड बनाता है, कौन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एलिमेंट बहुत तरह के हैं, कुछ मेटल है, तो उसका अगर सोचो कि लैब में रेडियस कैलकुलेट करने तुम जाओ, मान लो तुम साइंटिस्ट बन गए, मान लो तुम साइंटिस्ट बन गए हो, ठीक है, नासा वगैरह में गए और रेडियस के ऊपर तुम क्या करने लग गए, रेडियस के ऊपर तुम अपना सर्च स्टार्ट किए। तो जब सर्च स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मेटल का रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा, नॉन मेटल का रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा, इनर्ट गैस का रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उनका रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनका रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो तरीके अलग अलग होते हैं लैब में, तो थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है, क्योंकि ज़्यादा उसमें हमें जानना नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्डिंग है, हम यहाँ प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए रेडियस, किस एलिमेंट का रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए हमें टाइप ऑफ रेडियस की रिक्वायरमेंट पड़ा कि किस एलिमेंट को कैसे रेडियस कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि आयनिक रेडियस, अगर हम बात करें आयनिक रेडियस, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले आयनिक रेडियस का, तो आयनिक रेडियस के अंदर आयोनिक रेडियस, तो अभी हम जानते नहीं है कौन कौन से एलिमेंट आयनिक बनाता है, ठीक है, बट डेफिनेशन तो जरूर जान जाएंगे। आयनिक रेडियस के बारे में बात करेगा, मान लो कुछ कंपाउंड आयनिक रेडियस बनाते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे NaCl है, MgCl2 है, KCl है, ये सब आयनिक रेडियस बनाते हैं। क्रिस्टल और मेटालिक सेम होता है, आयनिक और क्रिस्टल सेम नहीं होता है, क्रिस्टल और मेटालिक सेम होता है, आयनिक अलग है। तो आयनिक रेडियस में क्या होगा, जैसे कोई हम आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है, ये मान लेते हैं Na+ है और ये मान लेते हैं Cl- है, Na+ है और ये Cl- है, ये आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो दिस वन इज ए न्यूक्लियस ऑफ Na+ और दिस वन इज न्यूक्लियस ऑफ Cl-, एक कंबाइंड है। अब हमें इसका रेडियस निकालना है, तो मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, ये सेंटर को हमने A बोला और ये B बोला, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे आयनिक रेडियस को, तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है। तो अगर हमें इसका रेडियस निकालना है तो ये दोनों कंबाइंड स्टेट में, तो हम ये इस डिस्टेंस को निकालेंगे, A और B के डिस्टेंस को निकालेंगे और जस्ट हाफ कर देंगे, ठीक है। इसमें आयनिक रेडियस में एक विशेष बात यह है कि जो केटाइन और एनाइन होते हैं एक दूसरे के ये टचिंग कंडीशन में होते हैं, टच किया रहता है, यानी इसका ऑर्बिटल्स और इसका ऑर्बिटल्स टच किया रहता है। तो पहला पॉइंट बोल सकते हैं कि इन आयनिक कंपाउंड केटाइन एंड एनाइन, अब ये कैसे टच किए रहते हैं सब केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे, इसीलिए थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड केटाइन एंड एनाइन आर टच टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट टच किए रहते हैं, दोनों ये जो सर्कल है वो टच किया रहता है, ये बॉन्ड जो बनाता है। ज्यादा इसमें विशेष नहीं जानना है क्योंकि हम अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं है, तो बस इतना जानना कि दोनों टच किया रहता है। अब हमें केटाइन का रेडियस चाहिए, तो केटाइन का रेडियस, इसका केवल हमें रेडियस चाहिए,
तो हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ केटाइन या एनायन, रेडियस ऑफ केटाइन या एनायन अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, आधा कर देंगे तो इसका रेडियस निकल जाएगा। यानी हम इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि आयनिक रेडियस का डिफिनेशन क्या होगा, जस्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 न्यूक्लियस। यानी इसका हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि दोनों रेडियस के अगर हाफ कर देंगे तो इसका रेडियस निकल जाएगा या तो इसका रेडियस निकल जाएगा। तो ये इसका डिफिनेशन है, ठीक है। अब इसमें, अरे आर्यन माली तुम 50 बार क्यों मैसेज कर रहे हो, नीचे नहीं दिख रहा है, मैं कर दूंगा नीचे। तो आयनिक रेडियस में तुम्हें 3 बातें जानना है, केटाइन और एनायन टचिंग कंडीशन रहता है, ज्यादा विशेष इसमें नहीं सोचना है। अगर केटाइन और एनायन का जो रेडियस निकाला जाता है तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है और उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है, यानी हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियस, ठीक है। और ये आयनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाता है, ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए बातें करते हैं हम। क्वेश्चन क्या आएगा वो हमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस क्या आएगा वो आगे मैं बताता हूं। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, अगर हमारे को आए कोवैलेंट रेडियस, अगर हमें कोवैलेंट रेडियस निकालना है तो इसके लिए हमें कोवैलेंट कंपाउंड होना चाहिए, कोवैलेंट कंपाउंड होना चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड कौन कौन बनाता है अभी नहीं जानते हैं, तो अभी ध्यान दो, कोवैलेंट कंपाउंड Cl2 बनाएगा, O2 बनाएगा, H2 बनाएगा, N2 बनाएगा, सेम एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड कोवैलेंट होगा, ठीक है। तो हमें कोवैलेंट रेडियस के लिए कोवैलेंट कंपाउंड बनाना पड़ता है। अब ध्यान दो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। Cl इज बिगर देन Na, इसीलिए बोला इमेजिन करके चलना है ना, थोड़ा सा इसका रेडियस ज्यादा आएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, ये जरूर बिगर आएगा, तो ये हम थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है, एज्यूम करके चलना है। केटाइन छोटा होगा, एनायन बड़ा होगा, बट ये चीजें हमें एज्यूम करके चलना है, ठीक है। अब इसमें देखो Cl2 का कैसे निकालेंगे। क्लोरीन, ये क्लोरीन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। अब इसमें विशेष बात यह है कि जो 2 क्लोरीन है, अब कोवैलेंट कंपाउंड जब बनता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग जानते नहीं है, तो कोवैलेंट अगर बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंट बॉन्ड में ये एटम क्लोरीन का और ये एटम क्लोरीन का दोनों एक दूसरे के ओवरलैप होता है, ये ओवरलैपिंग बोलते हैं। जैसे इसमें टचिंग कंडीशन में है ना, इसमें टच नहीं होता, ये ओवरलैप होता है। कैसे ओवरलैप होगा हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। तो अभी ये जानना है, जैसे इसमें आयनिक कंपाउंड केटाइन और एनाइन टच टू ईच अदर, तो हम इसमें लिखेंगे कि बोथ एटम आर ओवरलैप both atom are overlap to each other, both atom are overlap to each other। अब यहां पर हमें इसका रेडियस निकालना है तो हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हो गया C और ये हो गया D। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमें क्लोरीन का रेडियस निकालना है तो हम निकालेंगे C और D के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 कर देंगे। लेकिन देखने से क्या लग रहा है कि अगर हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा और ये रेडियस यहाँ है, यानी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो वैल्यू कम आ रहा है और ये वैल्यू ज्यादा है। तो ये बातें हम इमेजिन करके चलेंगे, थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे कि हाँ थोड़ा सा कम आए, थोड़ा सा ये कम आएगा, ठीक है। इतना हम नेग्लेक्ट कर देंगे उस बात को इमेजिन, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं ना। तो कितना वो लैब में जो साइंटिस्ट है वो प्रैक्टिकल करते होंगे, कितना कम आ रहा है कितना ज्यादा आ रहा है। तो इनके बीच का डिस्टेंस C और D के बीच का डिस्टेंस निकाला हमने और डिवाइड बाई 2 कर दिया। डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आएगा,
लेकिन एक्चुअल में रेडियस यहां से लेके आउटर सेल तक ये होना चाहिए, तो थोड़ा सा स्लाइटली कम आएगा। फिर भी हम पढ़ रहे हैं, हम तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब इसका भी डेफिनेशन वही होगा जो इसमें है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें एटम केटाइन और एनाइन टच किया हुआ है, और इसमें केटाइन और एनाइन इसमें जो दोनों एटम है वो एक दूसरे को ओवरलैप है। अब इसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन अभी तक क्या पूछा जाएगा, तो तुम बताओ अगर एक आयनिक रेडियस निकाला जाए और एक कोवैलेंट रेडियस निकाला जाए तो किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, आयनिक का ज्यादा आएगा या कोवैलेंट का ज्यादा आएगा? ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, तो बताओ किसका ज्यादा आएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है बहुत जने का आयनिक का ज्यादा आएगा। क्यों आयनिक का ज्यादा आएगा, यही मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा था, और आयनिक का ही ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा आयनिक का, क्योंकि वो टच किया है। सोचो मान लो ये है मार्कर और ये मार्कर, अब इसका हम जानते हैं कि ये रेडियस आएगा, ठीक है। अब मान लो ये ओवरलैप हो गया, ये ओवरलैप हो गया तो थोड़ा सा रेडियस क्या आएगा, कम आएगा। तो उसका आयनिक का रेडियस ओवरलैप, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, इसमें ओवरलैपिंग है। इसीलिए हम एक क्वेश्चन यहां से बोल सकते हैं कि आयनिक रेडियस इज लार्जर देन कोवैलेंट रेडियस। तो इतना पहले लिखो। अब इस पे एक क्वेश्चन तो लॉजिकल पूछ लेगा ऐसे कि आयनिक इतना है तो कोवैलेंट कितना होगा। मान लो क्वेश्चन में पूछा कि आयनिक रेडियस इतना है, 50 दे दिया, 60 दे दिया, तो कोवैलेंट कितना होगा, तो 50 से कम होगा, ठीक है। तो एक अगर डेटाबेस क्वेश्चन पूछाता है तो हम ऐसे देंगे जवाब, ठीक है। तो इस पे ज्यादा विशेष नहीं सोचना कि सर कम आएगा, फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट नहीं करना, हम लैब में नहीं है। बस इतना जानो कि ये ओवरलैप होता है, वो टच करता है, तो टच की वजह से इसमें रेडियस ज्यादा आएगा, इसमें रेडियस कम आएगा। तो ये लिख लिए होगे आयनिक वाला। अब हम बात करते हैं मेटालिक रेडियस, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस। हम तीसरा बात करते हैं मेटालिक रेडियस। थर्ड वन जो है वो है क्रिस्टल रेडियस, क्रिस्टल रेडियस जिसको हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस। अब ये रेडियस किसके लिए कैलकुलेट करने का काम आता है, मेटल वगैरह का, मेटल जैसे कॉपर का, जिंक का, ठीक है, आयरन का, कोबाल्ट का, इन सब का मेटल का कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे कि मेटालिक रेडियस में क्या होता है। तो मेटालिक रेडियस में जैसे आयनिक में टच किया रहता है और कोवैलेंट में ओवरलैप होता है, तो मेटालिक में क्या होगा, तो मेटालिक के अंदर जो एटम अरेंज होते हैं वो उनके अंदर जो मेटल होते हैं, जैसे कॉपर का ही ले लो, तो कॉपर का मेटल और कॉपर का मेटल ये ना तो टच किया रहता है और नहीं तो ये ओवरलैप होता है, इनके बीच में डिस्टेंस होता है। जैसे आयरन या कॉपर जो है तो उनके बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, ये ओवरलैपिंग भी नहीं होता है और टच भी नहीं किया रहता है, ये थोड़ा बहुत इनके बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इनके बीच में ABCDEF, तो ये कॉपर है, ये कॉपर है। अब मान लो कि हमें, तो इनके बीच में याद रखना, इनके बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है। अगर हमें इसका रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ कॉपर, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं E और F का, E और F का बीच का डिस्टेंस निकालते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो सोचो अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ आएगा वैल्यू, और जबकि रेडियस इतना ही है। यानी हम जो हमने कैलकुलेशन से किया है वो वैल्यू कुछ स्लाइटली ज्यादा होगा एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू ये है, लेकिन हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो कैलकुलेटेड वैल्यू
एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा बहुत स्लाइटली ज्यादा आएगा। तो इसका भी हम डिफरेंशिएशन क्या बोल सकते हैं, तो हम इसको नेगलेक्ट मार देंगे क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं ना। तो हम यहां लिख देंगे कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा क्रिस्टल मेटालिक का, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू मेटालिक न्यूक्लियाई, यानी दो मेटल के न्यूक्लियस के जस्ट हाफ होगा, लेकिन ये स्लाइटली थोड़ा सा एरर आएगा इसमें। तो हम एरर जो आएगा उसको हम नेगलेक्ट मार के चलेंगे, इसलिए मैं स्टार्टिंग बोला था इमेजिन करना, ये थोड़ा सा इसमें एरर आता है। तो अब बताओ मेरे को एक तीसरा क्वेश्चन, अगर आयनिक बड़ा है कोवैलेंट से तो क्रिस्टल जो रेडियस है या मेटालिक रेडियस है वो क्या होगा, आयनिक से बड़ा होगा या आयनिक से छोटा होगा? तो इसका आंसर है आयनिक से बड़ा होगा, बिल्कुल सही है। तो मेटालिक रेडियस जो होगा वो मैं शॉर्ट में लिख दूं, क्रिस्टल रेडियस CR लिख दूं, चलेगा ना? तो क्रिस्टल रेडियस इज मोर देन आयनिक रेडियस और आयनिक रेडियस इज मोर देन कोवैलेंट रेडियस। क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसमें ओवरलैपिंग है, उसमें टचिंग था, ओवरलैपिंग था, इसमें दूर दूर है। अब हम लास्ट बात करेंगे वैंडरवाल रेडियस। लास्ट वन जो है वो वैंडरवाल रेडियस है। तो एक वैंडरवाल फोर्स भी होता है, और उस जो फोर्स लगता है, क्योंकि हम अभी जानते नहीं है ना किसमें वैंडरवाल लगता है, यूनिट वही होगा रेडियस का, एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, जिसमें मेजर करना चाहो, जो तुम्हारा मेजरमेंट होगा। तो फोर्थ वन जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वैंडरवाल रेडियस। अब हमें जैसे मान लो आयनिक है तो आयनिक से कैलकुलेट कर रहे थे, कोवैलेंट है तो कोवैलेंट से कैलकुलेट कर रहे थे, क्रिस्टल में, मेटालिक में, मेटल के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन वैंडरवाल फोर्स जो लगता है वो किस में लगता है वो हम जानते नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं वैंडरवाल फोर्स मेनली जो निकाला जाता है वो इनर्ट गैस के लिए निकाला जाता है, इनर्ट गैस के लिए हम वैंडरवाल मेनली यूज करते हैं। तो वैंडरवाल फोर्स जो कैलकुलेट किया जाता है इनर्ट गैस के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इनर्ट गैस को कैलकुलेट करने के पहले इसको पहले सॉलिडिफाइड किया जाता है। जो गैस है उसको पहले सॉलिडिफाइड किया जाएगा, यानी गैसियस स्टेट में नहीं कैलकुलेट किया जाता है, उसको गैस से सॉलिड में लेके आया जाता है। ठीक है, कैसे भी लेके आ सकते हैं, टेम्परेचर कम करके, प्रेशर बढ़ा के। तो इस इनर्ट गैस को सॉलिडिफाइड किया जाता है, तब कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब वैंडरवाल में हम जानते हैं कि इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे हीलियम या नियॉन, वो मॉलिक्यूल्स कुछ ज्यादा ही दूर होते हैं, यानी इनके बीच में डिस्टेंस और ज्यादा होता है। जैसे मेटालिक में इतना दूर हुआ, ये और ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो नियॉन का ही लिए, तो नियॉन और नियॉन का जो एटम है वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, और इनके बीच का अगर हम रेडियस निकाले, तो हम अगर बोले रेडियस ऑफ नियॉन, इसमें E और H माने, इसमें G और H मान लेते हैं, तो इसमें G और H के बीच के डिस्टेंस निकाला जाता है और डिवाइड बाई 2 कर दिया जाता है। ये वैल्यू यहाँ आएगा कैलकुलेटेड, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ है, ये लगभग 40% वैल्यू ज्यादा आता है। तो मान लो साइंटिस्ट अगर आइडिया लगाए कि 40% ज्यादा आता है, तो जो भी हमारा कैलकुलेशन आएगा उसमें 40% क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। जब हमें मालूम होता है कि इतना परसेंट ज्यादा आता है, तो इसमें लगभग 40% वैल्यू जो कैलकुलेटेड होता है वो एक्सपेक्टेड से 40% ज्यादा आता है। जैसे हमने कैलकुलेट किया तो 140 आया, लेकिन एक्चुअल क्या है 100 है, 40% वैल्यू ज्यादा आया। तो इनके बीच का हम क्या बोल देंगे, इसका भी हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि वैंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ डिस्टेंस
हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियस। तो डिफिनेशन सबका एक ही जैसा होगा। और इसमें एक पॉइंट और भी लिखेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज 40% मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी ये वैल्यू 40% ज्यादा होता है। तो ये हालांकि पूछेगा नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि वैन डर वाल रेडियस और क्रिस्टल रेडियस में बड़ा कौन है? तो वैन डर वाल रेडियस इज, मैं शॉर्ट में लिख दूं वैन डर वाल रेडियस, तो वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन क्रिस्टल रेडियस। तो ये एक सीक्वेंस तो 100% क्वेश्चन में पूछता है कि वैन डर वाल रेडियस इज, क्योंकि इसका डिस्टेंस दो एटम के बीच में कुछ ज्यादा ही है, तो वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन क्रिस्टल रेडियस इज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। सबसे छोटा कोवैलेंट क्यों है? क्योंकि उसके बीच में एटम्स जो है वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इसमें डेटा दे के भी पूछ लिया जाएगा। तो VMIC हर्ष ने बोला, ठीक है। तो याद रखना VMIC, और ऐसे भी याद रहता है क्योंकि ये मैं डायग्राम बनाने इसीलिए बनवाया हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि ये कोवैलेंट वैन डर वाल में एटम्स दूर दूर होते हैं। तो ये डायग्राम को ध्यान में रखना। अब इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं दे रहा हूं। एक तो क्वेश्चन ये 100% आता है, और ज्यादा इसमें तुम्हें डिफिनेशन तो लिखना नहीं इसमें, तो हमें MCQ पे अटैक करना है कि हम MCQ कैसे करें। तो MCQ के लिए दैट्स इनफ। अब हम एक दो क्वेश्चन और कराते हैं न्यूमेरिकल बेस पे, वो कैसे करोगे जैसे दिया जाए। अब ध्यान देना, जो दो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हालांकि हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ के भी नाम से आएगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर नाम लिखेगा, बॉन्ड लेंथ क्या है, तो जो तुम अभी अभी देख रहे थे कि दो एटम के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसी को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला डिस्टेंस एक इसका मत समझ जाना, ये पूरा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। अब ये हो सकता है कि टच भी हो सकता है ओवरलैप भी हो सकता है दूर भी हो, लेकिन दोनों का डिस्टेंस ही लेना है, उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यानी दो सेंटर के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब एक मैं तुम्हें न्यूमेरिकल दे रहा हूं और उस न्यूमेरिकल को सोल्व करना। तो क्वेश्चन में अगर दिया जाए कि इन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज 198 picometer, then find covalent radius of chlorine। निशिका गोपाल, सृष्टि, अश्वमेध, हर्ष, कंचन, आर्यन, जेब्बा, मितुल, मिहिर, आदित्य, खोट, गुज्जर, ऋषभ, अक्षत, देवश्री, रोहन। बिल्कुल सही आंसर है। 96 किसका आ गया? वैभव, 96 कहां से आ गया? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? दो मॉलिक्यूल्स, अब ये ओवरलैप है, इनके बीच का डिस्टेंस जो बॉन्ड लेंथ से बोला जाएगा 198 है। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस नहीं दिया है, बॉन्ड डिस्टेंस दिया है। तो
रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है 198, इसका क्लोरीन का निकालना है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 99। तो ये वैल्यू 99 आएगा, इसका आधा यहाँ होगा, लेकिन ये 99 से थोड़ा ज्यादा होगा, खैर ज्यादा होगा वो हमें नहीं जानना है, हम आंसर कर देंगे 99, स्लाइटली मोर देन, बट हमें वो आंसर नहीं करना है, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, स्लाइटली मोर देन 99, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, इन डायमंड डायमंड में भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज 154 पिकोमीटर, कोवैलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, कोवैलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है, 77 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 77, बताने की जरूरत नहीं है ना, 154/2 कर दो 77। नेक्स्ट लिखना, the distance between two adjacent copper atom in solid copper is 256 picometer, then find its metallic radius, कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा ना, then find its metallic radius। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया ना, 1/2 कर देना। क्रिस्टल रेडियस ऑफ लिथियम इज 123 पिकोमीटर, देन कोवैलेंट रेडियस, यानी जब क्रिस्टल मेटल था तो उसका इतना था, देन कोवैलेंट रेडियस ऑफ लिथियम विल बी, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन 123, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 123 पिकोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है प्लस 123 पिकोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 123/2 पिकोमीटर। कौन सा होगा? कौन 4 बोल रहा है? 4 कौन बोल रहा है? 4 नहीं होगा ना। क्रिस्टल रेडियस ऑफ लिथियम इज 123 पिकोमीटर। क्रिस्टल रेडियस दे रखा है, ऐसा मैं बोला था डेटा देके पूछेगा। क्रिस्टल रेडियस दे रखा है, कोवैलेंट रेडियस पूछ रहा है। तो क्रिस्टल रेडियस जब 123 है तो कोवैलेंट क्या होगा? लेस देन 123। इसमें डिवाइड बाई 2 मत कर देना, और ग्रेटर देन 123 भी मत कर देना। कोवैलेंट रेडियस इज ग्रेटर देन 123 होगा। जब ये वैल्यू 123 है तो ये वैल्यू क्या होगा? 123 से कम ही होगा ना। तो इस तरह से इसमें जो अभी टाइप ऑफ रेडियस पढ़ाया वो हम
वैन डर वाल रेडियस विल बी ग्रेटर। तो वैन डर वाल रेडियस यहाँ कहाँ दिया है, क्रिस्टल दिया है, और जो दिया है वो बोलेंगे, अपने दिमाग से नहीं लगाना है कि इसमें वैन डर वाल लगेगा, इसमें कोवैलेंट लगाना है। जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे। क्रिस्टल रेडियस 123 है, वैन डर वाल के बारे में, कोवैलेंट के बारे में बोल रहा है। कोवैलेंट रेडियस इज लेस देन 123। नेक्स्ट लिखो, चलो अब नेक्स्ट लिखने के पहले मैं तुम्हें एक और यहां पर बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ सारा थ्योरी कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि रटने वाला काम नहीं, क्वेश्चन पहले दिखे हमें तब हम उसका एनालिसिस करेंगे। अब ध्यान से समझना यहाँ, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। लिथियम विल बी लार्जर देन बेरिलियम, बोरॉन। क्यों होता है, क्योंकि ऑर्बिट सेम होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं नियॉन कि इस पीरियड में नियॉन का क्या हालचाल है, तो नियॉन जब यहां आता है तो नियॉन का एक्चुअल में होना चाहिए था ऐसे, नियॉन सबसे छोटा होना चाहिए था, नियॉन का रेडियस सबसे छोटा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ध्यान से समझना, ऐसा होता नहीं है। होता कैसा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब हम जानते हैं कि फ्लोरीन क्या है, कोवैलेंट है, नॉन मेटल है ना, तो फ्लोरीन का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, नॉन मेटल है तो इसका नॉन मेटल का कैलकुलेशन, अच्छा एक चीज लिख लेना, कोवैलेंट में नॉन मेटल का किया जाता है, वो मैं बोला था, लिखवाया नहीं था। कोवैलेंट में, कोवैलेंट जो रेडियस है उसमें लिख लेना, उसमें हम किसका करते हैं, नॉन मेटल का, यानी यही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर ध्यान देना, फ्लोरीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, फ्लोरीन का कैलकुलेशन किया जाता है कोवैलेंट रेडियस है, सीआर से, क्रिस्टल रेडियस मत समझ लेना, कोवैलेंट से, कोवैलेंट रेडियस से। जबकि नियॉन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि इनर्ट गैस है, वैन डर वाल रेडियस से, तो इसलिए ये वैल्यू ज्यादा गिरेगा और ये वैल्यू कम गिरेगा, तो इसलिए यहां पर नियॉन ज्यादा हो जाता है और फ्लोरीन का कम होता है। लेकिन अब ये सोचोगे सर इनका इनसे भी तो ज्यादा होना चाहिए, तो वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ऑक्सीजन को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा, उसका वैल्यू जरूर बढ़ेगा, तो अपने जो पड़ोसी है उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। इसलिए नियॉन, जो नियॉन हो जाएगा फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, यानी नियॉन का रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। कोई पूछेगा रीजन क्या होगा, तो हम रीजन बोलेंगे कि इसका कैलकुलेशन वैन डर वाल रेडियस से कैलकुलेट किया जाता है और इसका रेडियस कोवैलेंट रेडियस से कैलकुलेट किया जाता है, कोवैलेंट से कैलकुलेट किया जाता है। तो सर इससे भी ज्यादा होना चाहिए, नहीं, उसका वैल्यू इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाता है कि इससे भी ज्यादा हो जाए। दूसरा हमारे को डाउट ये आता है कि सर केवल इन्हीं पे अप्लाई होता है, नीचे वाला पे अप्लाई होता है कि नहीं, तो हमारा आंसर है होता है। अगर लिथियम के नीचे सोडियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, तो यहाँ आर्गॉन हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन होगा। सर इसके नीचे भी होगा, हाँ इसके नीचे भी होगा, ठीक है, तो यहां पर भी आंसर वही होगा। तो हम फाइनली ये बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि इनर्ट गैस, सामने सामने कंपेयर करेंगे, इनर्ट गैस का रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, इस फैमिली को क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इस फैमिली को हम बोलते हैं। तो इनर्ट गैस हैलोजन से ज्यादा होगा, जैसे नियॉन ज्यादा होगा किससे, फ्लोरीन से, आर्गॉन ज्यादा होगा किससे, क्लोरीन से, क्रिप्टन ज्यादा होगा ब्रोमीन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जेनॉन ज्यादा होगा आयोडीन से, इसके नीचे वाला भी होगा,
मतलब ज्यादा जो पूछा जाता है वो मैं लिख रहा हूं। तो इनर्ट गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन हैलोजन। तो इसका मतलब मैं ये स्टेटमेंट में बोलूं तो तुम बोलना ट्रू है या फॉल्स है कि अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट L2R अल्कली मेटल अल्कली मेटल हैज हाईएस्ट रेडियस larger radius, alkali metal has larger radius and halogen family has a smallest radius, क्या ये बात सही है गलत है? ट्रू है ना, तो हम लिख देंगे ट्रू है। ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाता है। जो पिछला टाइम एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में तुम लोग का जो 11th में जो स्टूडेंट आते हैं उसके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कौन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब मुझे बताओ इसमें कोई चीज समझ में नहीं आया तो अब ये मत सोचना कि सर ये इतना ज्यादा हो गया ऑक्सीजन को भी पीछे छोड़ देगा, नहीं। हैलोजन का फैमिली का जो रेडियस होगा सामने सामने वो इनर्ट गैस से कम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम में तुम बताओ, सही क्वेश्चन पूछे उस तरह से बताओ तुम, हाइड्रोजन और हीलियम में किसका रेडियस ज्यादा होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछे हो। ये लिख लिए सब। हीलियम छोटा होता है, इसको लिख लो फिर मैं लिखवाता हूं। हाइड्रोजन और हीलियम में इसका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो होता है 31 पिकोमीटर, सॉरी इसका होता है 53 पिकोमीटर और इसका होता है 31 पिकोमीटर। उल्टा लिख दिया मैं, ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है। हाइड्रोजन का होता है 53 पिकोमीटर और हीलियम का होता है, तो ये हर जगह नहीं लगा देंगे सर, हर जगह लगा दो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्सेप्शन वगैरह हर जगह मत लगा देना, इसलिए मैं एक्सेप्शन का भी डिस्कस नहीं किया हूं। तो एक्सेप्शन हर जगह मत ढूंढने लग जाना कि ये हर जगह होगा, एक्सेप्शन जहां मैं बताऊंगा वहीं पर ध्यान रखना है। तो हीलियम का 31 पिकोमीटर होता है और हाइड्रोजन का 53 पिकोमीटर होता है। ठीक है। अच्छा मान लो ऐसा दिया जाए H प्लस और H माइनस, कौन बड़ा होगा? कौन इसमें सीक्वेंस बनाना, तो H प्लस और H माइनस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ कौन होगा? तो ये हम क्या लगा सकते हैं, कंसेप्ट लगा सकते हैं ना कि पेरेंट्स एलिमेंट से केटाइन छोटा होता है और पेरेंट्स एलिमेंट से एनाइन बड़ा होता है। चलो होता है ना, तो पेरेंट्स एलिमेंट से केटाइन छोटा होता है, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। अगर मान लो ऐसा पूछा जाए आयोडीन माइनस और आयोडीन प्लस, क्या आंसर होगा इसका? पेरेंट्स एलिमेंट से केटाइन बड़ा होता है और पेरेंट्स एलिमेंट से
सॉरी पेरेंट्स एलिमेंट से एनायन बड़ा होता है और पेरेंट्स एलिमेंट से केटायन छोटा होता है। चलो ये टाइप ऑफ रेडियस हो गया ना। अब आओ एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। तो एक एक्सेप्शन अभी बता दिया मैंने कि इनर्ट गैस जो है वो हाइड्रोजन फैमिली से बड़ा होता है। इनर्ट गैस जो है वो हाइड्रोजन फैमिली से बड़ा होता है। पॉइंट सब लिख लिया ना सबने। अब हम नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ आते हैं। H माइनस विल गेन द इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ आते हैं। सब में ये दिमाग मत लगाने लग जाना ना कि इसको कोवैलेंट से कैलकुलेट करेंगे, इसको आयनिक से कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ऐसा नहीं करेंगे, जो सिखाया है वहीं पर सीख के रहना। लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। वो तो पहले ही बता दिया था, जो पहले बता दिया वहीं रहेगा। अब जो मैं बता रहा हूं उसमें एडिशनल करना है। इन्हें कि हर चीजें उसी में अप्लाई करने लग जाना, कंफ्यूजन हो जाना, उसी में कंफ्यूज हो जाना। तो बिल्कुल सेपरेट दिमाग मत लगाने लग जाना कि ये मेटालिक है, इसका रेडियस ज्यादा होता है, कोवैलेंट है, किसका कम होता है। ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं सिखाया हूं वैसे करना है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन का। तो लिख लेना एक्सेप्शन इन रेडियस। एक्सेप्शन इन रेडियस। अच्छा, एक्सेप्शन पढ़ाने के पहले जो चीज मैं बताऊंगा वहीं पर अप्लाई करना है, दूसरी जगह अप्लाई मत कर देना। फैन लगाने दो। जो चीज अप्लाई करने के लिए बोलूंगा वही अप्लाई करना। तो पहला एक्सेप्शन जो है हमारा वो ये है कि हैलोजन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस जो है वो लार्जर होना चाहिए, होता है हैलोजन फैमिली से। हैलोजन फैमिली से होना चाहिए था, ये ज्यादा हो रहा है ये। अब इसका रीजन मैं बता दिया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट समझो कि टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है बताओ। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस क्या होता है? व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज, होता है ना, सब जानते हैं। लेकिन एक ग्रुप में प्रॉब्लम है और वो है ग्रुप नंबर 13। तो 13 में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यहीं तक क्वेश्चन में पूछता है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज। we know that top to bottom radius will be increase, ये हम जानते हैं। बट इस बात को ग्रुप नंबर 13 फॉलो नहीं करता है। बट नॉट इन ग्रुप नंबर 13। क्या पहले होना चाहिए और क्या होता है और क्यों होता, हम बात करेंगे। क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए ये, बोरॉन से एल्युमिनियम बड़ा होना चाहिए, एल्युमिनियम से गैलियम बड़ा होना चाहिए, गैलियम से इंडियम बड़ा होना चाहिए, इंडियम से थैलियम बड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है? तो होता है ये, बोरॉन गैलियम पीछे चला आता है, एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है और इंडियम और थैलियम लगभग बराबर माना जाता है कि दोनों का रेडियस लगभग बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो एक एक्सेप्शन यहां गिरा और एक यहां। तो याद रखना, गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम और इंडियम एंड थैलियम विल बी अप्रॉक्स इक्वल। होना चाहिए था ये ऐसा, हो रहा है ऐसा। होना चाहिए था ऐसा, हो रहा है ऐसा। ये केवल एक ही ग्रुप में प्रॉब्लम है, बाकी ग्रुप में मत ऐसा लगा देना
ये मत सोचना कि बाकी का भी ऐसा ही होगा क्या, नहीं, बाकी का ऐसा नहीं होता है। सर ग्रुप नंबर 14 में भी यही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये जो एक्सेप्शन है जहां के लिए है वहीं के लिए है। अब बात रहा कि क्यों ऐसा हुआ, तो क्यों को मैं समझाऊंगा बाद में, बट लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम ड्यू टू, अब ये बात में मैं समझाऊंगा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एक और नाम देते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, अब ये नाम सब तुम पहला बार सुन रहे होगे तो बस लिख लेना, मैं सब समझाऊंगा समय के साथ। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर भी लिखेंगे कि इसके अंदर ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अब ये सब क्या है रीजन, ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है सर, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वो समय के साथ बताऊंगा। तो अभी तुम केवल लिखोगे और जानोगे कि एक्सेप्शन कहां होता है। तो नॉर्मली सब ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, लेकिन यहां गैलियम इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज हो गया। तो रीजन के साथ लिख लो, एक्सप्लेनेशन मैं जब शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सब लेवल थोड़ा हाई करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिस लेवल पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हो मैं प्रैक्टिस करवा दिया हूं, लेकिन जैसे तुम लेवल हाई करोगे अपना तो उसमें एक्सेप्शन इंक्लूड कर दिया जाता है, और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का भी लेवल बढ़ाएगा। तो मान लो स्टेटमेंट तुमसे पूछा, एक स्टेटमेंट में ये दे दिया, तो तुम बोलोगे नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाला ऐसा होना चाहिए। तो हमें धीरे धीरे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किससे लिए हैं मैं बताऊंगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्चुअली ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद गैलियम में स्टार्ट होता है। तुम देखोगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बाद पहला जो एलिमेंट आता है 31 गैलियम होता है। 30 के बाद जिंक के बाद तुम देखोगे 31 ये गैलियम होता है। यानी लैंथेनाइड के बाद जब लैंथेनाइड का पहला पीरियड खत्म होता है तो तुरंत गैलियम आता है, इसलिए नाम पड़ा हुआ इसका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बाद में समझाएंगे क्या होता है। अभी तुम लोग लिख लो, एक्सेप्शन को जानो कि क्या एक्सेप्शन कहां पर होता है, रीजन आगे समझेंगे हम। सबने लिख लिया? अब समझ में आ रहा है किस लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। अब लेवल यहां से इंक्रीज हो जाएगा। हटा दो ना। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आते हैं अब डी ब्लॉक में। अब कहीं टॉप टू बॉटम कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मत सोचने कि हर जगह प्रॉब्लम है। टॉप टू बॉटम और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम कहाँ था, इनर्ट गैस में और हीलियम हैलोजन में। एक प्रॉब्लम हैलोजन में और इनर्ट गैस में। एक प्रॉब्लम कहाँ था, बोरॉन फैमिली में, टॉप टू बॉटम में। दो प्रॉब्लम याद हो गया, रीजन हम समझते रहेंगे समय के साथ। तीसरा प्रॉब्लम, अगर हम डी ब्लॉक को देखें, अगर हम डी ब्लॉक को देखें तो यहां पर है स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, टी जरा हाफ,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम भाई नवाब था, तो ये होता है ना TH। ये जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल कैल्शियम लिख के दिया है कथा। इसको हमें नहीं लेना है, इसको जहां पर प्रॉब्लम है वहीं से उठाएंगे, इसके नीचे में कोई काम का नहीं। अब ध्यान से समझो प्रॉब्लम क्या है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से समझो, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, पहला पॉइंट यही मैं लिखता जाऊंगा, अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करें, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम होना चाहिए और जिरकोनियम से बड़ा हाफनियम होना चाहिए। मैं केवल इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, और कहां से कहां तक ये का वैलिड होगा वो मैं आगे बात कर लूंगा। तो मैं केवल एक पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्कैंडियम टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ऐसा क्यों होना चाहिए था मैं बता रहा हूं। यहां से मैं यहां तक हटा दूं, क्या क्या प्रॉब्लम है मैं एक साथ बता दूंगा, क्योंकि स्पेस नहीं है बताने के लिए, मैं इसको हटा ही रहा हूं, ठीक है। एक चीज याद रखना, मैं जब बोलूंगा तो ध्यान रखना यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ध्यान रखना, मैं पढ़ाने के बाद बोलूंगा क्योंकि हटा रहा हूं मैं इसको। अब ध्यान दो, जहां पर एक प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट होता है उसको मैं समझा रहा हूं, फिर सारे एक साथ लिख दूंगा मैं। अब ध्यान देना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम जो होता है फोर्थ पीरियड में आता है, ये फिफ्थ में आता है, और ये आता है सिक्स पीरियड में। इसका मतलब इसका 4 ऑर्बिट होगा, यानी टाइटेनियम का 4 ऑर्बिट, 1 2 3 और 4। अगर हम जिरकोनियम के बारे में बात करें तो जिरकोनियम का 5 ऑर्बिट होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि फिफ्थ पीरियड में है। अगर हम हाफनियम के बारे में बात करें, 1 2 3 4 5 6, हाफनियम का 6 हो गया। यहाँ फोर्थ पीरियड में तो 4 ऑर्बिट, फिफ्थ पीरियड में तो 5 ऑर्बिट, और सिक्स पीरियड में तो 6 ऑर्बिट हाफनियम का। तो अगर कायदे से बात करें तो रेडियस क्या होना चाहिए, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, ये होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट और 6 ऑर्बिट, ठीक है। 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट और 6 ऑर्बिट है।
तो कायदे से बात करें तो ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। यहां एक एक्सेप्शन आता है, यहां पर आता है एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन आता है? तो टाइटेनियम छोटा है, जिरकोनियम का रेडियस हाफनियम के लगभग बराबर हो जाता है। 5 ऑर्बिट, ये 6 जो है ये लगभग इसके बराबर हो जाता है, छोटा हो गया। यानी छोटा कौन हुआ है? हाफनियम। हाफनियम के नीचे वाला में ये कहानी नहीं होता। जैसे सर इसके नीचे वाला रदरफोर्डियम है, उसके भी ऐसा होगा क्या? नहीं, इसमें नहीं होता है। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यहां नहीं है। तो जहां प्रॉब्लम है मैं उसको बता रहा हूं। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये लार्जर होगा। प्रॉब्लम यहां है, तो मैं इसीलिए इसके नीचे वाला नहीं लिखा हूं। जहां प्रॉब्लम है वहीं मैं लिखा हूं। तो प्रॉब्लम यहां पर है, ये दोनों बराबर होते हैं। और ये प्रॉब्लम कहां से कहां तक चलता है? ये प्रॉब्लम चलता है, मैं बोला था याद करने के लिए, तुम याद करो, जिंक के बाद क्या है? कैडमियम और मर्क्यूरी तक चलता है। यानी कैडमियम और मर्क्यूरी तक ये प्रॉब्लम चलता है। इसका रेडियस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये इसके बराबर होता है। पहले क्यों होता है वो बाद में समझेंगे, पहले क्या क्या होता है वो समझेंगे। इसके नीचे वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूं। इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लिखा हूं। ये यहां से लेके कहां तक चलता जाएगा? कैडमियम और मर्क्यूरी तक चलता चला जाएगा। यहां से लेके कैडमियम और मर्क्यूरी तक लेके चला जाएगा। यानी मैं ये बोल दूं, अगर स्टेटमेंट में मैं बोलूं तो स्टेटमेंट में क्या लिख सकता हूं मैं? कि 6 पीरियड का रेडियस डी ब्लॉक वाला, अच्छा इसके नीचे, इसके पहले जो है स्कैंडियम, वाइट्रियम और लैंथेनम, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखा हूं। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है। जैसे टाइटेनियम का पहले स्कैंडियम है, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ग्रुप नंबर 4 से, ग्रुप 4 से स्टार्ट होता है, 12 तक जाता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाता है। ग्रुप नंबर 3 में प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम केवल इसमें है, यानी पीरियड नंबर 5th और 6th में है। तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12, यहां से लेके यहां तक हम केवल बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि 5th पीरियड का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ 5th पीरियड एलिमेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ 6th पीरियड एलिमेंट। ये प्रॉब्लम कहां से कहां तक है? केवल और केवल ग्रुप नंबर 4 से, वो भी इस पीरियड में, इसमें नहीं है। 5th में और 6th का रेडियस यहां से लेके 12 तक, कैडमियम तक, ये लगभग बराबर होता है। तो पहले प्रॉब्लम क्या है वो जानना है, प्रॉब्लम क्यों है, फिर उसके बाद जानेंगे हम। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, नहीं क्यों है वो बाद की बात है, पहले प्रॉब्लम है कहां। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 4 में, पीरियड नंबर 5th से लेकर 6th, 5th और 6th में, 7 में नहीं प्रॉब्लम है। कहां तक होता है? ग्रुप नंबर 12 तक, कैडमियम और मर्क्यूरी तक। इनका रेडियस जो बड़ा होना चाहिए था, इनका रेडियस बड़ा होना चाहिए था, जबकि ये दोनों बराबर है। तो पहले इसको लिखो, फिर आगे समझाते हैं कि ऐसा है क्यों। तो ये समझ में आया कि ये कहां से कहां तक प्रॉब्लम हो रहा है। रफली इक्वल, अप्रॉक्स इक्वल। ये तुम लोगों को समझ में आया कि प्रॉब्लम कहां से कहां क्रिएट हो रहा है। ज्ञात्री केलकर, बाकी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम आराम से बता रहे हैं, सही सही से बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं एक बार में तुम्हें समझा दूं, कि दोबारा तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे।
इसीलिए हर पॉइंट्स को आराम आराम से लिख लिख के बता रहा हूँ मैं, कि दोबारा इसमें प्रॉब्लम आने की कोई समस्या ना हो कि हमें सर समझ में नहीं आया। एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। अब क्या करूँ मैं, इतना आराम आराम से समझाए। प्रॉब्लम तो अभी क्रिएट कहाँ हुआ, ग्रुप नंबर 4 में 5th पीरियड और 6th पीरियड में क्रिएट हुआ है, इससे पहले कहीं क्रिएट नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम आया है, इनका रेडियस बड़ा होना चाहिए, इनका रेडियस छोटा होना चाहिए, जबकि ये दोनों क्या है, बराबर हो गए, अप्रॉक्स इक्वल हो गए। यही प्रॉब्लम है। रेडियस क्या होना चाहिए और क्या हो गया, क्या होना चाहिए, हॉफनियम विल बी लार्जर देन जिरकोनियम, जबकि ऐसा नहीं है, हॉफनियम और जिरकोनियम का रेडियस बराबर। ये प्रॉब्लम है हमारा, और ये प्रॉब्लम हर जगह नहीं है। ये प्रॉब्लम 4th ग्रुप के पीरियड नंबर 5th और 6th से स्टार्ट होके ग्रुप नंबर 12 तक जाता है, कैडमियम और मर्क्यूरी तक जाता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है। इसलिए मैं जो लिखा था वो हटा दिया, चाहो तो फिर से मैं लिख दूं, यहाँ डैश 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 लिख के कर दिया मैंने। होना चाहिए था इसका रेडियस ज्यादा, क्योंकि टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, लेकिन ये इसके बराबर आ गया। कोई ना कोई फैक्टर जरूर लग रहा होगा जो इसको बराबर किया होगा। रेडियस इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसके बराबर कर दिया है। तो कोई ना कोई एक चीज फैक्टर जरूर लग रहा होगा, इसको छोटा करके इसके बराबर कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं क्रिएट होता है, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, इसका रेडियस बराबर हो जाता है। सर नीचे वाला का क्या हालचाल है, नीचे वाला बढ़ेगा, जब नहीं बताया तो जो नॉर्मल पहले होता था वही होगा, इंक्रीज करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ नहीं रहा है, ये बराबर हो जा रहा है। इंक्रीज ज्यादा होना चाहिए लेकिन ये बराबर आ गया है। तो ज्यादा इसमें जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो जिरकोनियम और हॉफनियम पे ही पूछा जाता है। मतलब कैडमियम और मर्क्यूरी तक तो मैंने लिखवा दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादा जिरकोनियम और हॉफनियम तक पूछा जाता है। तो मैं इसको हटाऊं तो ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ, कहाँ नहीं क्रिएट हुआ, समझ में आया। ये प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है और जिंक और मर्क्यूरी तक जाता है। इनका रेडियस ज्यादा होना चाहिए था और इनका रेडियस बराबर आ गया, ये प्रॉब्लम है। तो अब मैं इसको हटाता हूं। अब यहां पर हम ज्यादा तुमसे जिरकोनियम हॉफनियम पूछा जाएगा। तो जिरकोनियम का रेडियस हॉफनियम के बराबर आ गया। रेडियस ऑफ जिरकोनियम इतना बड़ा है, जबकि हॉफनियम, जिरकोनियम छोटा है, हॉफनियम बड़ा है, लेकिन इसके बराबर आ गया। लेकिन कोई फैक्टर लग रहा होगा ना जो इसके बराबर कर दिया होगा, जो इसको खींच रहा होगा अंदर की तरफ, तभी ना इसके बराबर आ गया है ये। ठीक है, ऐसा स्टार्ट होना, ये बात कब स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और लैंथनम, ये बात लैंथनम के बाद स्टार्ट होता है, इसमें नहीं स्टार्ट होता। इसके बाद ये काम स्टार्ट हो जाता, मतलब एक्सेप्शन आने का वजह इस लैंथनम के बाद आता है, इसलिए इसको हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब बाद में बताएंगे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अभी हम रीजन लिख रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं। समय आएगा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे। ठीक है, मैं अभी लिख दे रहा हूं बस, इसलिए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का नाम पड़ा क्योंकि लैंथनम के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसी के नाम पे इसका रख दिया गया लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये, तो इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। दिस वन इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इस रेडियस को डिक्रीज होना हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसके रेडियस को, केवल रेडियस को एक्सप्लेन करता है, बाकी को नहीं एक्सप्लेन करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ये सब नहीं एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रीजन क्या है, इसका तो नाम हमने दिया लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जिरकोनियम का साइज हॉफनियम के बराबर हो जाना हम नाम से जानते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन रीजन क्या है, तो रीजन हम बोलेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, यानी 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं 4f इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से ये अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, अंदर की तरफ खींचा जा रहा होगा, और खींच रहा हो तो इसके बराबर आ रहा होगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तुम बस लिख लेना, मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा। रीजन है इसका जिरकोनियम हॉफनियम का रेडियस बराबर होना। ये मत सोचना कि जिरकोनियम हॉफनियम का ही केवल नहीं,
कहां से, कैडमियम से मर्क्यूरी तक को हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, इसको हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। रीजन 4F के पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है समय के साथ बताएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, बस प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ है, ठीक है, और क्या क्या क्रिएट हुआ है, कैसे क्रिएट हुआ, केवल रीजन लिखना, एक्सप्लेनेशन बाद में। न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बड़ा होगा तभी ऐसा होगा। तो अब मैं जब तुम्हें शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाने के बाद जब पढ़ा लूंगा तो वहां पर दोबारा समझा दूंगा इसको। तो क्या क्या समझ में आया लिख लिए, तो क्या क्या समझ में आया, नोटबुक बंद करके अपने आप से पूछो क्या 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 प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस और कैडमियम से, यहां से लेके कैडमियम और मर्क्यूरी का रेडियस, यानी फोर्थ ग्रुप में पीरियड नंबर 6, 5th और 6 का रेडियस अप्रॉक्स इक्वल हो जा रहा है, यही प्रॉब्लम है। जबकि हाफनियम 6 का बड़ा होना चाहिए था और 5th का छोटा होना चाहिए था, बराबर हो जाता है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। और इस प्रॉब्लम को हम क्या नाम देते हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और ये प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। बात क्लियर। इंडियम और थैलियम इज ऑल्सो ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलते हैं, नहीं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन उसको नाम नहीं देंगे। भूख लग गई, एटॉमिक इसमें खत्म करना है रेडियस। ये बात क्लियर हो गई सबको ना, क्लियरली सब समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, एक भी चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां बताऊंगा मैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि रूल, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है, हर चीज जो रूल बनता है उसको तोड़ने वाला तो कोई ना कोई होता है ना। हमसे बोला जाता है कि कोरोना टाइम है मास्क लगा के चलो, तो कोई ना कोई नहीं लगा के चलता है। हमसे बोला जाता है कि रोड के लेफ्ट साइड चलो, कोई राइट साइड भी चलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO, Ni, कॉपर और जिंक। ये प्रॉब्लम जो मैं बताऊंगा केवल यहीं के लिए है, दूसरे जगह मत अप्लाई कर देना। क्या प्रॉब्लम है, ये है अपना 4th पीरियड, दिस ओनली 4th पीरियड। 4th पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस डिक्रीज होना चाहिए। रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, रेडियस डिक्रीज होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये अगर डिक्रीज होता तो फिर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता। तो बात कैसा है, डिक्रीज होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक डिक्रीज होता है। देन आयरन का, कोबाल्ट का और निकेल का रेडियस लगभग बराबर हो जाता है, और कॉपर का और जिंक का उससे बढ़ जाता है। ये होता है, ऐसा है। तुम पहले लिख लो कि कैसा होता है, क्यों के बारे में बात हम करेंगे समय के साथ। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक रेडियस डिक्रीज होता है। आफ्टर दैट आयरन से निकेल तक रेडियस इक्वल होने लगता है, और लास्ट में कॉपर से जिंक तक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। और ये बातें केवल इसी में अप्लाई करना, दूसरे जगह मत अप्लाई कर देना। ये बात केवल यही इसी के लिए अप्लाई होना है, दूसरे जगह अप्लाई नहीं करेंगे। ये बात केवल इसी यही के लिए अप्लाई होगा, दूसरे जगह के लिए अप्लाई नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्यों को बाद में समझाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं।
क्योंकि यहाँ 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D। अब ये इंक्रीज होने से क्या घाटा नाफा है वो हम शील्डिंग वगैरह पढ़ा लेंगे तब समझा देंगे तुम्हें। यहाँ 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाता है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक डिक्रीज हो रहा है, आयरन से निकेल तक लगभग बराबर हो जा रहा है, और कॉपर और जिंक इंक्रीज हो जा रहा है। कोनी इक्वल है, फेकोनी इक्वल है, कॉपर जिंक बढ़ गया। तो ये जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना तो ये आपको दिख जाएगा, तो इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। चलो ये लिख लिए होगे फोर्थ वाला। तो हमने सबसे पहला बताया इनर्ट गैस और हैलोजन में, दूसरा बताया बोरॉन फैमिली में, तीसरा बताया लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जिरकोनियम और हफनियम में, चौथा बताया स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब पांचवा बता रहा हूं, लिख लिए होगे। 5 ही प्रॉब्लम है, लास्ट अब है हमारा अपना, बाकी सब आईजीटी चलता रहेगा। ये नहीं कि एक्सेप्शन में सब घुसा देना इधर से उधर, सर ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता, जहां पर एक्सेप्शन बताया वहीं के लिए अप्लाई करना, ये नहीं कि हर जगह उसको लेके मत बैठ जाना कि सर इंडिया में हम लेफ्ट साइड चलते हैं, अमेरिका में भी लेफ्ट साइड चलते हैं क्या। अमेरिका वो अपना रूल बनाया हो कि राइट साइड चलना है, कि सर इंडिया में 4 व्हीलर का स्टीयरिंग राइट साइड होता है, सर दूसरे कंट्री में भी राइट साइड होगा क्या, वो उनका रूल है राइट साइड रखे या लेफ्ट साइड रखे। हो सकता है लेफ्ट साइड भी होता भी है शायद लेफ्ट साइड, तो उनका रूल है, ठीक है। तो जहां पर एक्सेप्शन बताया वहीं के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लैंथेनाइट सीरीज या एक्टेनाइट सीरीज, एक्टोनाइट, तो लैंथेनाइट सीरीज कहां से कहां तक होता है, सीरियम से लेके लाल LaLu, और ये होता है थोरियम से ना, सॉरी हाँ थोरियम से हो जाएगा Lr तक होता है, थोरियम से Lr तक होता है ना। अब ये लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे, इसमें हालांकि प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अगर बात करेंगे कि सीरियम टू Lu और TH2 Lr, दोनों सेपरेट सेपरेट बात कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट L2R रेडियस विल डिक्रीज, रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, और रेडियस डिक्रीज होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, रेडियस डिक्रीज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लस्सी पर इंग्लैंड, एक समझो क्या प्रॉब्लम है। मान लो इसका रेडियस 10 है तो इसका रेडियस 8 होना चाहिए, इसका रेडियस 6 होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेडियस जब इसका 10 है तो इसका 9.8 होता है, इसका 9.7 होता है। जो रेडियस का डिक्रीमेंट है वो बहुत कम होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट रेडियस का डिक्रीमेंट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो डिक्रीमेंट आया ना वो डिक्रीमेंट बहुत कम है, स्लाइट है, कम तो है लेकिन वो रेंज कम है, वो वैल्यू कम है। डिफरेंस 2 या 3 का होना चाहिए पिकोमीटर का, तो डिफरेंस 0.1 का हो रहा है, 0.2 का हो रहा है, ये डिफरेंस कम हो रहा है। तो नो डाउट लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, और डिक्रीज होता भी है, बट रेडियस का जो डिक्रीमेंट का रेंज है वो बहुत कम होता है। ये रेंज बहुत कम होता है। तो हम लिखेंगे कि ये दोनों में यही काम होता है। हम इसको लैंथेनाइट सीरीज मत बोल देना कि लैंथेनाइट सीरीज है ये, तो हम बोलेंगे
कि L2R रेडियस विल डिक्रीज, but slightly, radius will slightly decrease, कुछ ज्यादा नहीं डिक्रीज हो रहा है, कम डिक्रीज हो रहा है। और यही पूछा जाता है क्यों डिक्रीज कम होता है, तो हम लिख देंगे ड्यू टू पुअर, फिर से वही बात, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f और 5f इलेक्ट्रॉन। इसमें 4f लिखेंगे और इसमें 5f लिखेंगे, क्योंकि इसमें 4f आता है और इसमें तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो देखोगे ना, इसमें 5f आता था ड्यू टू 4f और 5f का पुअर शील्डिंग की वजह से। तो ये लिख देंगे हम जानेंगे बाद में ये शील्डिंग और क्या होता है। तो स्लाइटली डिक्रीज, तो प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम स्लाइटली कम क्यों हो रहा है? डिफरेंस होना चाहिए था 10 का, तो डिफरेंस हो रहा है 0.1 का, ताकि इतना कम क्यों हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लेंथनाइट अपना रेडियस संपला, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क है कल के लिए, तुम उसके बाद मैं अभी पढ़ाऊंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, आगे आएगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा, तब मैं समझा दूंगा सारा पॉइंट्स। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया, उस एक्सेप्शन नहीं है, बस पॉइंट है। हालांकि तुम पढ़े हो तो ये रेडियस में तुमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, कंपेयर करने के लिए पूछा जाएगा, एक्सेप्शन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट पूछा जाएगा, टाइप ऑफ रेडियस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम्हें और मैं बता दूं, जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो मान लो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि रेडियस अगर दे दिया जाए नियॉन का, चाहे हेलोजन का दे दिया जाए, फ्लोरीन का, मान लो लिख के दिया है कि 3.2 एंगस्ट्रॉम, तो पूछेगा कि रेडियस ऑफ नियॉन क्या होगा। तो ये तुम मत सोचना कि कैलकुलेट करना है, और ऑप्शन में दिया जाएगा, तो तुम किस ऑप्शन को चुनोगे? जिस ऑप्शन में नियॉन ये रेडियस 3.2 से ज्यादा होगा, एक ही ऑप्शन तुम्हें ऐसा मिलेगा जिस ऑप्शन में रेडियस 3.2 होगा, तो तुम उसको चुनोगे, मत सोचना कि फॉर्मूला लगा देना है। तो नियॉन का रेडियस 3.2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, लेस देन नहीं, रियर आर ग्रेटर देन। तो तुम उसमें मत सोचना कि ग्रेट, उसमें फॉर्मूला लगाना है, उसमें ये लगाना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जब आएगा तो मतलब बनाओगे, जब तुम आज वॉल्यूम जो डीपीपी में मैंने सेंड किया है, इसमें ये मत सोचना कि फॉर्मूला वगैरह लगाना है। अब नेक्स्ट है हमारा आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस हमने तुम्हें पढ़ा चुके हैं, कंपेयर करने और के लिए। आयनिक रेडियस तो ये ऑलरेडी अपना कवर हो चुका था, ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट नहीं है, एक्सेप्शन वाला खत्म हो गया। तो आयनिक रेडियस में कुछ और नहीं है, अगर मैं पॉइंट लिखूं तो तुम बोलना सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं, तो पॉइंट्स को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूं।
ये सब पहले तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पेरेंट एलिमेंट केटाइन से क्या होता है, बड़ा होता है, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही साइज क्या होगा, डिक्रीज। ये सब बात पहले सिखा चुका हूं। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ही रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। ये सब पढ़ाया ना पहले। एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। एनायन जितना चार्ज बढ़ेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो घटेगा, और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम केटाइन का साइज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम एनायन का साइज बढ़ेगा। सब याद नहीं करना है। H प्लस पूरे पीरियोडिक टेबल में H प्लस का साइज सबसे छोटा है केटाइन में, और सीजियम का साइज सबसे बड़ा है केटाइन में। केटाइन में सबसे छोटा हो जाएगा H प्लस पूरे पीरियोडिक टेबल में, और सीजियम प्लस सबसे बड़ा हो जाएगा। हीलियम जो है एटम, केटाइन एनायन में नहीं, हीलियम एटम में सबसे छोटा होगा। एटम में सबसे छोटा होगा हीलियम, और सीजियम एटम में सबसे बड़ा होगा। हीलियम जो है एटम में सबसे छोटा होगा, और सीजियम एटम में सबसे बड़ा होगा। एनायन में सबसे छोटा H माइनस होगा, और एनायन में सबसे बड़ा H माइनस होगा, I माइनस होगा। बारह पॉइंट लिख के दिया। इसमें ऐसा नहीं कि रटने वाला है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करवा दिया हूं कि तुम चीजों रटो मत, उसको पहले क्वेश्चन के थ्रू जानो कि हाँ ऐसा होता है, तब हम थ्योरी पे आएंगे कि हाँ ऐसा होता है। तो हम तो बात क्लियर हो गई। आज का होमवर्क लिख लेना। तुम्हें होमवर्क में, आज का होमवर्क है, तुम कंसेप्चुअल होगा उसमें, लेवल 1 से डायरेक्ट स्टार्ट है। तुम्हें उसमें लेवल 1 होगा। लेवल 1 में क्लास वर्क है। क्लास वर्क का 2 टॉपिक करना, एक पीरियोडिक का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और ये रेडियस का। एग्जाम होने के पहले सब डाउट ले लेंगे हम। क्लियर? क्लास वर्क है, बाद में होमवर्क आता है, पहले क्लास वर्क करेंगे। Why there is need to find radius of atom? ये सब एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन मत लिखने लग जाना, क्वेश्चन नहीं लिखना है। जब बाद में पीएचडी वगैरह कर लोगे तो ये रेडियस का जब केमिस्ट्री में होता है तो ये सब रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। किस नोटबुक में लिखना है, एज फॉर योर चॉइस, अलग से नोटबुक बना लो। ओके, थैंक्स टू ऑल।